आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपके केमिस्ट्री का जो कि ओवरऑल 4 चैप्टर केमिस्ट्री है उसके अंतर्गत जितने भी आपके लगभग इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं उसको हम लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है बैलेंसिंग पे और ये 1 नंबर का है बच्चों। तो बैलेंसिंग पे है, बैलेंसिंग पे 1 मार्क का है। तो मेरे ख्याल से सभी को बैलेंसिंग करने आता है। बैलेंसिंग का सिंपल सा फंडा होता है कि जो एरो के लेफ्ट साइड का है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो राइट साइड का है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एलिमेंट सेम होना चाहिए, एक एक एलिमेंट मिला लीजिए, अगर सही है तो बैलेंस है। इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है, गलत हो गया। इधर 2 सोडियम, इधर 2 सोडियम, इधर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, कुछ सही हो सकता है। 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मतलब ये सही है, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। आप मिला के देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 2 सोडियम है, इसमें 1 सोडियम, गलत हो गया। 2 सोडियम 2 सोडियम, ठीक है, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ये गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस, मतलब ये बैलेंसिंग के भी आधार पे ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बैलेंस के ऊपर है। बोल रहा है कि इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। क्या बोल रहा है कि इसमें आपको चेक करना है कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ये सही ऑप्शन है, मतलब ये सही बात है, मतलब ऑप्शन आपका ये नहीं होगा। हमको क्या चेक करना है? इसमें गलत ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। तो ये सही बात है लेकिन ये गलत नहीं है। तो आगे द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ये भी सही बात है, मतलब ये इनकरेक्ट नहीं है। आगे है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि जैसे उनका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी है, फिजिकल कंपोजिशन। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कंपोजिशन का मतलब है जैसे उनका मास रेशियो हो गया, एलिमेंटल रेशियो हो गया। तो कंपोजिशन का मतलब वो रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो वो जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो इसका मतलब ये आपका इनकरेक्ट है, मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन में करेक्ट है, ये बात इनकरेक्ट है। आगे लिखा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मतलब सही बात है, मतलब ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका एक ऑप्शन है सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पे एक सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट। तो बच्चों सोडियम सल्फेट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब एडेड बेरियम क्लोराइड। सभी को पता है सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4 प्लस आगे लिखा है बेरियम क्लोराइड। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन, इसका केटायन इसके पास, इसका केटायन इसके पास। तो बच्चों यहाँ पे बनेगा BaSO4 जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। पीपीटी का सिंबल होता है कि एरो को डाउन द ग्राउंड दिखाया जाता है, ये आपका व्हाइट पीपीटी होता है बच्चों, प्लस NaCl बनेगा। बैलेंस नहीं किए, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, इसमें बैलेंसिंग का कोई रोल नहीं है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा सी आपका। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि लगभग हर साल आपसे पूछता है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ग्लूकोज यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो ये CO2 वाटर और प्लस एनर्जी देता है बच्चों। क्या देता है? एनर्जी, एनर्जी देता है। और इसी रिएक्शन को आप लोग जानते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन होता है बच्चों ये होता है। तो अगर किसी रिएक्शन में रिएक्शन के पश्चात एनर्जी, हीट, लाइट कुछ भी रिलीज हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को बच्चों हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसी रिएक्शन के पश्चात। तो एक क्वेश्चन तो लगभग हर बार आता है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक कैसे होता है, तो हम लोग बताएंगे रेस्पिरेशन का ये केमिकल इक्वेशन लिख के कि इक्वेशन के बाद इसमें एनर्जी रिलीज होता है, जिसको कि ग्लूकोज, जब कोई भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट इनहेल करता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो एनर्जी जब रिलीज होता है इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपके दो क्वेश्चन का एक आंसर मिल गया, एक तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया एक्सोथर्मिक, और दूसरा ये जो रिएक्शन है ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, इसका भी आपको मिल गया एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों की कंसंट्रेटेड H2SO4 डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। हाँ, तो देखो इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी एसिड को जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं, जैसे बच्चों ये एसिड है, इसको हम लोग डाइल्यूट कैसे करेंगे? आपको क्लासरूम में ऐसे बताया जाता है कि एसिड है, एसिड में हम लोग पानी नहीं डालेंगे, एसिड में हम लोग पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम लोग जैसे एसिड में पानी डालें तो वो H+ आयन को रिलीज करेगा, जो कि हाई वैलेंटली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ज्यादा है, यहाँ पे एसिड का कंसंट्रेशन बच्चों क्या है? ज्यादा है। इसलिए जब भी हमको एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो हम लोग एसिड में पानी नहीं डालते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि पानी पहले ले लेते हैं, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये H2O हो गया आपका, ये H2O हो गया, और इसमें हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड करते हैं? एसिड, जो भी एसिड को डाइल्यूट करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। तो हम लोग एसिड में पानी नहीं डालते, क्या डालते हैं बच्चों? एसिड टू वाटर। ठीक है, ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। ये कहता है कॉमन साल्ट यूज किया जाता है रॉ मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, और ऐसे प्रिपरेशन को हम लोग बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस मेथड होता है जिससे कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। क्या प्रिपेयर करते हैं? वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। तो बच्चों ये आपका है बेकिंग सोडा, दिस इज द बेकिंग सोडा एंड दिस इज द वॉशिंग सोडा। ये क्या है बच्चों? ये आपका है वॉशिंग सोडा। 10H2O इसमें कंसीडर किया जाता है, ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग बच्चों देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इंडिकेटर से क्वेश्चन है आपका, इंडिकेटर से है, एसिड बेस साल्ट चैप्टर से है, एसिड बेस साल्ट चैप्टर से है। काफी मददगार क्वेश्चन आपको साबित हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, एकदम ध्यान से देखिए इनको। फिनाफ्थलीन, ये एसिड, ये बेस, ये न्यूट्रल। तो देखो न्यूट्रल मीडियम में फिनोफ्थलीन के लिए अगर बातें करते हैं, फिनोफ्थलीन के लिए अगर हम लोग बातें करते हैं बच्चों, तो न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस होता है, कलरलेस, और यही सेम होता है कलरलेस एसिडिक में भी। बेसिक में होता है बच्चों पिंक। कलर याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडिकेटर आपके लिए, कलरलेस काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कलरलेस। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, नाम में ऑरेंज रखा है, इसका मतलब है कि ये बच्चों न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में ऑरेंज कलर का होगा, न्यूट्रल मीडियम में कैसा होगा? ऑरेंज कलर का होगा, और एसिडिक मीडियम में होता है रेड कलर का। कैसा होता है? रेड कलर का। और बेसिक मीडियम में होता है बच्चों येलो कलर का, जैसा कि पेन चल रहा है। तो आपका होगा पूछा है कि फिनोफ्थलीन इज कलर इन बेसिक मीडियम। तो फिनोफ्थलीन का कलर जो है कि आपको बेसिक मीडियम में बताना है पिंक। तो दो ऑप्शन मिले, बी और सी, फिर आगे वाला डिसाइड करेगा। वेयर एज मिथाइल ऑरेंज कलर इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में बच्चों मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है रेड। तो ऑप्शन होगा आपका बी, पिंक रेड। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। तो सिंपल सा बताया अभी, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन एम्फोटेरिक। फिर बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड,
ऐसे ऑक्साइड या जिनके मतलब कि इसको हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो इनका हाइड्रोक्साइड बनता है। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों से रिएक्ट करते हो, एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से रिएक्ट करे। सिचुएशन के आधार पे देखा जाता है कि सामने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एम्फोटेरिक के कॉमन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, बेरिलियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये सभी ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन विद बैलेंसिंग। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बैलेंसिंग के साथ साथ इसको कंप्लीट करना है। तो देखो जनरल इक्वेशन होता है मेटल का जो जनरल इक्वेशन होता है एसिड के साथ वो बनाता है साल्ट और H2 गैस रिलीज होता है। मतलब आपके पास ये एल्यूमिनियम है और HCl है तो AlCl3 बनेगा बच्चों साथ, और प्लस यहां से H2 गैस रिलीज हो जाएगा। इसको बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका क्या करना है कि दोनों साइड के एलिमेंट को आपको चेक करना है। एल्यूमिनियम सिंगल क्लियर है, बट यहाँ पे 3 क्लोराइड है। देखो यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब अनबैलेंस है इधर। तो आपको एक काम करना है, इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए। इसमें आसान तरीका है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिससे कि इनका या इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। सबसे अच्छा एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, या तो सबसे आसान तरीका एक क्लोरीन को बैलेंस करिए। 3 क्लोरीन यहाँ पे 3 लगा दीजिए, ठीक, क्लोरीन बैलेंस हो गया। बट देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको सिचुएशन अनबैलेंस लगेगा, इसलिए थोड़ा आसान तरीका ये होगा कि आप यहाँ पे क्या काम करिए, इसका एलसीएम लगा दीजिए। एलसीएम लगा देंगे तो जैसे यहाँ पे 3 है, 3 2 6, यहाँ पे 6 कर दीजिए थोड़ा सा, और ये वाला पेन ले लेते हैं, 6 कर दीजिए। 6 कर देंगे तो आपको एक फायदा मिलेगा, कम ये आपका इवन नंबर मिल गया 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप 3 कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्लोरीन, अच्छा क्लोरीन यहाँ पे कैसे बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ पे तो 6 क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, फिर क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे भी क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ, एक नाइट्रिक एसिड ऐसा एसिड होता है जिसपे ये वाला रूल फॉलो नहीं होता, बट 2 ऐसे मेटल हैं जिनके साथ फॉलो होता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज, इसको याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद कर लीजिए। मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ये वाला आपका रूल फॉलो होता है। इसके अलावा और कोई भी मेटल होगा बच्चों, और वो भी ये वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, तो बन जाएगा आपका साल्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट ट्वाइस और प्लस H2 गैस यहां से रिलीज हो जाएगा। और बच्चों इसको आप बैलेंस करेंगे, 2 नाइट्रेट है, इधर भी क्या करना है, 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 2 2 बराबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन पे आधारित है, और कभी भी एसर्शन रीजन के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा तो बच्चों आपको एकदम अच्छे से क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, मतलब आपको इसके बारे में नॉलेज ठीक ठाक होना चाहिए। तो देखो मेटल जो होता है, मेटल होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ये जो आपका एलॉय होता है, एलॉय ये उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, नॉट सो गुड कंडक्टर। तो इसलिए ये जो आपका ऑप्शन है, तो ये वाला एसर्शन वाला तो हो गया गलत। बारी आती है रीजन। हाँ, तो ब्रॉन्ज बच्चों एक एलॉय होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है, एलॉय, और यहां पे लिखा है इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, इट इज नॉट गुड कंडक्टर, तो ये सही दिया है, मतलब आपका एसर्शन तो गलत है, एसर्शन तो गलत है, रीजन ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत ऑप्शन है। इन देयर प्योर स्टेट मेटल हैव शाइनिंग सरफेस, ठीक है,
मेटल आर जनरली सॉफ्ट, क्या आपको पता है मेटल जनरली सॉफ्ट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, मतलब मेरा स्टेटमेंट सही होगा ऑप्शन के हिसाब से, एक हो गया। आगे लिखा है सम मेटल कैन बीटेन इनटू थिन शीट, सही बात है, मेटल को पीट के हम लोग एक पतली चादर बना सकते हैं जिसको हम लोग मेलेबल बोलते हैं। आगे लिखा है द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर आर कॉल्ड मेलेबिलिटी। नहीं बच्चों, ये गलत है, ये डक्टिलिटी होना चाहिए। बट हमको क्या करना है, हमको गलती पकड़ना है। तो जब गलती पकड़ना है तो मेरा 2 and 4 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। असर्शन कहता है एस्टरिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, सही बात है। तो ईस्टर का मतलब होता है कि एक अच्छा स्मेल प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस। ईस्टर बनता कैसे है? ईस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के मिक्सचर से, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम ले लेते हैं तो ये बन जाता है RCOOR-, ये ईस्टर होता है, ठीक है। आगे बोला है व्हेन ईस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं बच्चों, NaOH बेसिक मीडियम डालते हैं तो ये बन जाता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे बन जाता है एल्कोहल। और यहां से सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ये, और एल्कोहल बन जाता है R-। तो बट इसका ये कोई असर्शन जो है रीजन आप देखेंगे तो रीजन इसका कोई बहुत करेक्ट नहीं है, क्योंकि गुड स्मेल या स्वीट स्मेल आने का और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करने का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये दोनों बातें सही हैं, बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन, बट रीजन इज द नॉट करेक्ट फॉर असर्शन, तो ऑप्शन होगा आपका बी, ओके। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, इथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो सही बात है, इथेनोइक एसिड को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो देखो ग्लेशियल एसिटिक एसिड को इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है। आगे लिखा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम होता है, रूम टेम्परेचर से कम होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये एक जैसे ठंडियों के मौसम में जब आप इसको कोल्ड करते हैं तो ये एक आइस का फॉर्मेशन, मतलब उसके जैसा, जैसे आप शिमला वगैरह में, जम्मू कश्मीर जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, बर्फबारी होता है, तो उसके जैसा शेप ले लेते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं, उसके जैसा दिखने लगता है, लाइक ग्लेशियल। ये जो ग्लेशियल वर्ड आया है ये ग्लेशियर से आया है, ये ग्लेशियर से आया है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इथेनोइक एसिड आल्सो नोन एज ग्लेशियल, तो सही बात है। रीजन क्या लिखा है द मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ठीक है, ये इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको फिर से इनकरेक्ट, ध्यान से देखना, इनकरेक्ट आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलते हैं, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सही बात है। डायमंड मेजर ऑफ बिलियंस ऑफ कार्बन एटम, ये भी सही बात है। ग्रेफाइट पुअर कंडक्टर, ये ध्यान से देखिए, ग्रेफाइट ही तो एक नॉन मेटल का गुड कंडक्टर होता है, तो ये बात गलत है, मतलब अपना ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है। ग्रेफाइट है जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर दैट मेड अप ऑफ लेयर, तो हमने बताया है आपको कि ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब आपके ये सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन, सही ऑप्शन, मतलब इनकरेक्ट खोजना है तो इनकरेक्ट में ओनली थर्ड होगा। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फिर से वही है, नॉट करेक्ट के अबाउट देखना है आपको। ए कॉमन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन डिफरेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो ठीक है, टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH3 ग्रुप, नॉट CH3 नहीं, किससे आपको पता है कि ये CH2 से डिफर होना चाहिए, मतलब ये वाला आपका ऑप्शन हो गया। इनकरेक्ट देखना है तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपका 2 मार्क्स पे है, स्टेट द लॉ दैट इज फॉलोड बाय द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, सभी को पता है ये कौन सा लॉ इस पे लगता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। एक नंबर, 2 क्वेश्चन है, तो 1 नंबर का ये हो गया आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, 1 नंबर हो गया,
और बता देंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है। ये क्या कहता है कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब जो मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों का मास क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, और आगे लिखा है बैलेंस करना है। अभी तो पहले ही क्वेश्चन में सबसे पहले देखे थे, इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे कर दीजिए 2 सोडियम और 2 H2O, और इधर भी 2 करना होगा 2 NaOH, और प्लस इधर क्या करना है 2 H2। ठीक है, चलो देख लेना इसको, 2 सोडियम 2 सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टडी द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो ये आपके पास रिएक्शन दिया H2 + Cl2 gives 2HCl। ये दिया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है। किसका टाइप है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनदर एग्जांपल इसी पे है, वाटर का लिख दीजिए H2 + O2 gives H2O, तो इसको हाफ कर दीजिए, ऐसे कर देंगे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द रेस्पिरेशन। तो पहले आपको बताया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि रेस्पिरेशन क्यों एक्सोथर्मिक होता है। बताएं ये जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस वाटर, तो ग्लूकोज वाटर का रिएक्शन होता है, तो प्यारे बच्चों बनाता है CO2 और प्लस क्या बनाएगा वाटर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्लस बच्चों एनर्जी रिलीज करता है, जो कि हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर किसी भी सिस्टम में किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, मतलब रिएक्शन के पश्चात जब एनर्जी रिलीज होता है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है। तो कैसे पहचानेंगे आप, इसका रिएक्शन देख लीजिए, Na + O2 गिव्स, बैलेंसिंग भी है 2Na2। आप सभी को पता है कि ये जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन। प्यारे बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन होता है क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिल्कुल सही है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो खुद ऑक्सीजन का क्या होगा, खुद ऑक्सीजन का होगा रिडक्शन, इसका होगा रिडक्शन। और ये बच्चों कैसा काम करेगा, ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, बस बता दीजिए। इसमें भी सेम बताना है आपको, CuO + H2, एरो देखे Cu + H2O। अच्छा, इधर देखिए अभी कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब किसी में से ऑक्सीजन अगर निकल जाता है तो उसका रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो इसका हो गया रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और इधर H2 अकेला है बट यहाँ पे H2O हो गया, तो इसका यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या करता है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉन मेटल ऑक्साइड बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक। नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक। तो बेस और एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, साल्ट। वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है कि क्या है, हाइड्रोजन है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होता है। कोई बेस ले लीजिए, बेस लाइक कोई भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए कि हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लाइम वाटर, ये बेस ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड मान लीजिए कि CO2 ले लेते हैं, CO2 ले लेंगे तो ये बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल
ऑक्साइड, कार्बन जो होता है नॉन मेटल होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये नेचर में एसिडिक होता है। नेचर में कैसा होता है? एसिडिक। तो देखो ये यहाँ पे मिल्की कलर का सब्सटेंस देता है CaCO3 और प्लस क्या बना लेता है? H2O। तो ये साल्ट बन गया, साल्ट बन गया। कोई भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो साल्ट बनेगा, और डिपेंड करता है हाइड्रोजन है तो वाटर बनेगा। बन गया वाटर। यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। ये मिल्की कलर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा होता है बच्चों? मिल्की कलर का होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कैल्शियम बराबर है 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 और 2 4 ऑक्सीजन, तो 3 और 1 4, ठीक है, सब कुछ बराबर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? आउट ऑफ HCl एसिटिक एसिड। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है कि HCl और एसिटिक एसिड में दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं। दूसरा आप सबसे अच्छा है जो मेरी बात मानेंगे, किसी मेटल के साथ रिएक्शन करा दीजिए। मेटल में मान लीजिए कि आपने ले लिया, मेटल में ले लिया इसको HCl, और मेटल ले लीजिए कैल्शियम ले लीजिए, तो ये CaCl2 प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। अच्छा ये भी करेगा, लेकिन आपको पता है कि हम लोग चेक कैसे करते हैं H2 गैस रिलीज हो रहा है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, बीकर जिसमें हम लोग को एसिड लेना है, ठीक है, मान लीजिए इसमें हमने लिया है HCl, ठीक, इसमें हमने छोटे छोटे टुकड़े करके कैल्शियम मेटल के डाले, कैल्शियम मेटल के डाले, तो इसमें क्या होता है? ब्रिस्क इफरवेसेंस होता है। तो इसमें जो है ये हाइड्रोजन गैस ऊपर जाता है, ये H2 गैस है, H2 गैस है, और इसमें ये जो साल्ट है बन जाता है। H2 गैस को हम लोग चेक कैसे करते हैं? इस पे कोई लाइटर या माचिस लेके जाता है तो पॉप साउंड आता है। यहाँ पे माचिस वगैरह लाइटर वगैरह ले जाएंगे तो ये पॉप साउंड निकलता है, पॉप साउंड। तो इसमें आप देखेंगे कि इफरवेसेंस थोड़ा फास्ट होता है, वैसे क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपने एसिटिक एसिड लिया है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, वैसे वीक एसिड होता है, इसके साथ सेम मेटल का रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे होगा कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस H2, बैलेंस कर लेना इसको। ये भी सेम चीज बना रहा है H2, बट यहाँ पे जो इफरवेसेंस देखेंगे, बुदबुदाहट देखेंगे, जो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन देखेंगे, वो उतना फास्ट नहीं होगा जैसा कि ऊपर वाले में हो रहा था। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा रीजन आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गिव जनरल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिड। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। जनरल इक्वेशन देख लीजिए, मेटल कार्बोनेट हो बच्चों, मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल बाई कार्बोनेट हो, बाई कार्बोनेट, इसी को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो चाहे मेटल कार्बोनेट हो, मेटल बाई कार्बोनेट हो, इनका रिएक्शन अगर आपने एसिड से कराया, एसिड से कराया तो यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट बनता है साल्ट। जनरल इक्वेशन है, साल्ट बनता है, CO2 गैस रिलीज होता है, प्लस H2O बनता है। तो ये तो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए इनका जनरल इक्वेशन। CO2 वाटर तो एकदम मस्ट कंपलसरी है। साल्ट बनेगा मेटल, जो भी यहाँ पे मेटल होगा उसका साल्ट बन जाएगा। तो ये इसका जनरल इक्वेशन है। कार्बोनेट का पूछा था, हमने दोनों का बता दिया। नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। तो ठीक है, ये बेसिक हो गया। जैसे मान लीजिए मेरे पास मेटल ऑक्साइड है, एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड का, इसके साथ कोई रिएक्शन करा दिए एसिड का, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बन जाएगा CaCl2 साल्ट, और प्लस क्या बन जाएगा? H2O। तो ये आपका बेस है मेटल ऑक्साइड, ये एसिड है, क्या बना दिया? साल्ट, और प्लस क्या बना दिया? वाटर। तो अब इसको बैलेंस कर सकते, 2 क्लोरीन है इधर, 2 क्लोरीन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों, राइट द बैलेंस इक्वेशन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म इलस्ट्रेटिंग द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विथ H2SO4। तो ये बेस है AlOH का होल थ्राइस प्लस H2SO4। एसिड बेस रिएक्शन फिर से क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ध्यान से देख लेना, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला भी कई बार पूछ चुका है, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, ये बेस है, ये क्या है, एसिड है, तो बना देगा बच्चों साल्ट और प्लस क्या बना देगा, वाटर। ठीक है, बारी आती है बैलेंस करने की, दो एल्यूमिनियम लगा दो, यहाँ पे 3 सल्फेट है, यहाँ पे 3 सल्फेट कर दो, फिर उसके बाद जो भी होता है देख लेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ 3 दूनी 6, 6 6 6 12, यहाँ पे देख लेते हैं, तो 3 सल्फर, ठीक है, 3 × 12 12, ठीक है, यहाँ पे 6 कर दे, 3 दूनी 6 और 3 3 दूना 6, 6 12, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, 3 दूना 6 12, 12 6 18, 3 × 12 12 6 18, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है, इसमें ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसका रीजन बताना है हमको कि इसका जो उल्टा रिएक्शन होगा, उल्टा रिएक्शन मतलब ये, अगर हम ऐसे करा दे Cu + ZnSO4 तो ये बना लेगा CuSO4 + Zn, तो कह रहा है ये पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये कैसे हम लोग बताएंगे, ये हम लोग बताते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से। कैसे बताते हैं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से। अब इसके लिए आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का याद होना बहुत आवश्यक है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा है इसमें, सबसे अच्छा हम लोग देखते हैं पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो रिफरेंस एलिमेंट है, इसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है। तो इससे जो लेफ्ट साइड में है हाइड्रोजन से, वो ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए जब हम लोग एसिड में डालते हैं इस सब मेटल को जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो मेटल से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन जो है रिफरेंस एलिमेंट है, ये आपका कैसा एलिमेंट है, रिफरेंस एलिमेंट। ठीक, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद जो भी है देख लेते हैं। उसके बाद आता है कॉपर, ठीक है, उसके बाद आता है मरकरी, फिर उसके बाद आता है सिल्वर, गोल्ड आता है, एंड देन आता है प्लेटिनम। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल में आपका आता है गोल्ड, प्लेटिनम। ऐसे जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम लोग, इधर से लेफ्ट राइट चलेंगे तो मेटेलिक जो इसका रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा, और राइट से लेफ्ट चलेंगे तो मेटेलिक करेक्टर जो है इनका बढ़ेगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। याद करने का सिंपल सा ट्रिक हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं यहां से, इसको हम लोग बहुत अच्छे ट्रिक से याद करते हैं, बच्चों मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को। इसको हम लोग बोलते हैं काशी नाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है। यहां तक हो गया। फिर उसके बाद क्या कहता है, कोई है जो इसकी मदद करे, मतलब आगे आए और पकाए। आप लोगों में से जो खाली होगा वो जा सकता है। ठीक है, तो एक सुंदर सा ट्रिक है,
मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का बच्चों क्या बोलते हैं? काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका। फीका ये फी आयरन, सा ये टिन है। ये क्या है बच्चों? टिन। स्टेनस बोलते हैं इसको, टिन। पीबी लेड, पकाता है हाइड्रोजन। कोई कॉपर है, दिस इज द मरकरी है। आगे दिस इज सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। आगे आए और पकाए, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहां पे क्या है, कॉपर यहां पे है, जिंक यहां पे है। इसका मतलब है कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से क्या है? कम है। इसका मतलब है कि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वही उसको रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, ये क्वेश्चन है नेम मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये तो सिल्वर होगा, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे पोटेशियम हो गया एंड सोडियम, तो सबसे ज्यादा लो तो पोटेशियम का हो गया, 64 के आसपास होता है। डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब अभी जो अभी लिखे हैं तो लास्ट वाला प्लेटिनम, गोल्ड, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, रिएक्ट नहीं करेगा। मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड, ठीक। चलो नेक्स्ट कहता है मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड वेयर एज नॉन मेटल डू नॉट। तो अभी बताया कि मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है वही डिस्प्लेस कर पाएगा। इसके लिए भी फिर से आपको देखना होगा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। क्या देखना होगा? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा। जिसको याद हो गया उसका 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा। कार्बोनेट ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, बहुत आसानी से कार्बोनेट ओर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज द प्रोसेस यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड। CaCO3 मान लीजिए हीट कर देते हैं इसको, तो CaO प्लस CO2, काफी आसानी से, इसमें कुछ और लेना देना नहीं होता है, इसको हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है व्हाट आर ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर स्ट्रेटेजिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मेटल, गिव एन एग्जांपल आल्सो। तो बच्चों स्ट्रेटेजिक मेटल का मतलब होता है कि जो हमारे ऐसा मेटल जो कि हमारे, जैसे ये मोबाइल वगैरह में कौन सा मेटल मेनली यूज होता है, मोबाइल हो गया, जेट प्लेन्स हो गया, तो ऐसा जो काफी इंपॉर्टेंट मेटल है जो इंडस्ट्री में यूज होता है मैक्सिमम, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल। स्ट्रेटेजिक मेटल्स आर दोज मेटल, क्या बोलेंगे इसमें? दोज मेटल्स which are used in jet planes, mobile electronics etc are called strategic metal। तो बच्चों स्ट्रेटेजिक मेटल होते हैं और इनका रिएक्टिविटी काफी ठीक ठाक होता है, रिएक्टिविटी अच्छा होता है। पहली बात कि इनमें दूसरी खासियत ये होती है कि जल्दी जंग नहीं लगता, नॉन कोरोड इजली, इनमें जल्दी जंग नहीं लगता है, तो इसकी ये खासियत है। इसका एग्जाम्पल होता है जर्कोनियम, टाइटेनियम, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, दे सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला टू एल्काइन। एल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। और फिर क्या करते हैं इसमें -2 कर देते हैं। मतलब तरीके हैं इसमें, कैसे याद करते हैं इसको? एल्केन के कैसे याद करते हैं? ये एल्केन है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। एल्केन मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, जहां डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, जहां ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, एल्काइन। इनका जनरल फार्मूला GF क्या होता है? CnH2n+2, ये होता है एल्केन का। इसका होता है CnH2n,
इसका होता है CnH2n-2। तो कैसे याद करते हैं इसको? हम लोग कहते हैं जोड़ दो, इसमें हम लोग कहते हैं छोड़ दो, और इसमें हम लोग कहते हैं तोड़ दो। क्या कहते हैं इसमें? तोड़ दो। तो ये आपका दो निकाल देते हैं। अगर कार्बन का संख्या जो भी है हाइड्रोजन उसके दोगुने से दो ज्यादा है तब तो वो एल्केन होगा। जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन से जस्ट दुगुना हाइड्रोजन है वो एल्कीन होगा, और कार्बन के दोगुने से दो कम है मतलब वो एल्काइन होगा। तो कहीं ना कहीं उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो एल्काइन के बारे में बोला है ANBrCX, तो कम से कम दो कार्बन तो चाहिए आपको एल्काइन के लिए। तो ये CXH2, तो X ये C2H2, दिस इज द इथाइन। इसका नाम क्या है? इथाइन। CX तो ये हो जाएगा C2H2, X का वैल्यू कितना हो गया? 2। नेक्स्ट है C3Hy। तो आप बना लीजिए, यहाँ N का वैल्यू 3 रखिए, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 गया तो कितना होगा? 4, और इसका नाम होगा प्रोपाइन। YNE ऐड कर देते हैं, ठीक है, वर्ड रूट में क्या ऐड कर देते हैं? YNE। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ XY हो गया 2 और 3, ठीक है, सॉरी कितना है? 4 है। अच्छा Y यहाँ पे, तो इसका वैल्यू 4 होगा और इसका वैल्यू क्या होगा? 2। 2 और 4। राइट द नेम ऑफ A एंड B, बता दिए नेम, इथाइन और प्रोपाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया भी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है एलिमेंट का। कह रहा है कि आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ से बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड जिसकी वैलेंसी 4, 5, 6, 7 ये हो, ये वाला 2, 6 मतलब 8 हो गया। ये 2, 6 मिला के 8 हो गए। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब ये सही है, ये वाला हो गया। 2, 8, 1, 2, 8, 1 मतलब 11 हो गया। और 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है? सोडियम। सोडियम ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, मेटल है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। 2, 8, 7, 2, 8, 7, 17 क्लोरीन। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, और ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। 2, 8, 8 ये कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। ओके 18, 18 किसका होता है? आर्गन का। चलो अच्छा, तो ये हो गया कार्बन रिएक्ट विथ। आगे दिया कार्बन रिएक्ट विथ एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड। तो वो तो क्लोरीन से भी बनाता है, ऑक्सीजन से भी बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है C+O2, तो ये CO भी बनाता है, CO2 भी बनाता है। दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया, एक ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड कंफर्म प्रेजेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड with a valency 4, how is the carbon able to attain noble gas? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। इसमें हम लोग कैसे इसमें पहचानेंगे कि कार्बन, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू कंफर्म द प्रेजेंस, यहाँ से प्रेजेंस किसका? कार्बन इन ए कंपाउंड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको क्या करना? जला दीजिए। अगर किसी में आपको देखना है कि कार्बन है कि नहीं, उसको जला दीजिए। कार्बन होगा तो जलेगा, ये क्या देगा? CO2। इसको फिर लाइम वाटर में पास कर दीजिए। किसमें? लाइम वाटर। लाइम वाटर अभी एग्जांपल बताया CaOH ट्वाइस, और अगर ये मिल्की कलर दे रहा है CaCO3 का, ये मिल्की कलर होता है, मिल्की कलर दे रहा है इसका मतलब कार्बन है, मिल्की कलर नहीं दे रहा है मतलब कार्बन नहीं होगा। हो गया। तो कार्बन नोबल गैस कैसे अटेंड करता है? भाई ये तो सभी को पता है। देखो इसमें कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकाल सकता है, न तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? तो इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो अगर या तो पूरी 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तभी ये कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, न तो पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, न तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है,
ठीक है, मतलब ये शेयरिंग कर सकता है। शेयरिंग करने के पश्चात इसके 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से मिल जाएं तो 4 इसके 4 उसके, शेयरिंग से हो जाएंगे 8। तो 8 ये अटेंड कर सकता है। तो कैसे अटेंड करेगा? बाय म्यूचुअल शेयरिंग। तो शेयरिंग से ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 4 और 4 मिलके 8 हो जाएंगे। तो म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप दे देंगे, साफ सुथरा शब्दों में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आगे लिखा है गिव कंडेंस फार्मूला फॉर साइक्लोहेक्सेन। जो साइक्लोहेक्सेन ये होता है आपका, ध्यान से देख लीजिए। साइक्लोहेक्सेन जो साइक्लिक कंपाउंड में होता है, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, साइक्लोएल्केन का जनरल फार्मूला वो एल्कीन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? एल्कीन से। और एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, साइक्लो आगे साइक्लिक कंपाउंड है, एन आया है मतलब सिंगल बॉन्ड है, तोड़ दीजिए इसको। साइक्लो मतलब रिंग हो गया, एल नंबर ऑफ कार्बन, जैसे ये साइक्लो प्लस हेक्स प्लस एन। तो साइक्लो मतलब रिंग हो गया, हेक्स मतलब 6 कार्बन का रिंग है, 1 2 3 4 5 6। एन का मतलब हो गया कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सभी कार्बन कार्बन के बीच में। कैसे बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिंपल। और इसका जनरल फार्मूला साइक्लोएल्केन का एल्कीन होता है, मतलब एल्कीन के जैसा होता है, CnH2n। तो 6 कार्बन C6H12 हो गया कंडेंस फार्मूला। बेंजीन होता है, बेंजीन को याद कर लीजिए, बेंजीन एक एरोमेटिक स्पीसीज होता है, C6H6। दिस इज द बेंजीन एंड दिस इज द साइक्लोएल्केन। ठीक है, बेंजीन को ऐसे भी दिखाते हैं किताबों में। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इधर भी ट्रेवल कर सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है, इसको इधर भी हो सकता है, डबल डबल डबल, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइक्लोएल्केन मतलब साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉलोइंग रिएक्शन आल्सो राइट द बैलेंस रिएक्शन इन विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम वार्म। तो देखो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के पश्चात हीट निकलता है, सॉरी, जिसमें रिएक्शन के पश्चात क्या निकलता है? वार। वार मतलब गर्मी, गर्मी मतलब हीट, हीट मतलब एनर्जी। ठीक है, हीट निकलता हो या एनर्जी निकलता हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखा दीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक हो गया। दूसरा न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस रिएक्शन दिखा दीजिए, एसिड एंड बेस रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, बहुत अच्छा रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, पीपीटी रिएक्शन, ये दिखा सकते हैं। ठीक है, ये तो वैसे ही, तो कोई भी एग्जांपल आप याद कर लीजिए जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, एसिड बेस रिएक्शन का है या पीपीटी रिएक्शन का है, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, तो हो जाएगा, वार्म हो रहा है। रिएक्शन इन व्हिच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस किस में फॉर्म होता है? पीपीटी में। अभी तो दिखाया ये NaCl, ये आपका रहेगा प्लस, सॉरी नॉट NaCl, यहाँ पे है Na2SO4, ये आपका है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये बन जाता है NaCl प्लस BaSO4। तो ये आपका वाइट कलर का पीपीटी होता है, वाइट कलर का पीपीटी। और ये पीपीटी इसी को हम लोग बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल साल्ट या सब्सटेंस। तो ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन द गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन विद द 2 एग्जांपल। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हमको बताना है गेन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन के टर्म में बताना है, इलेक्ट्रॉन के टर्म में नहीं बताना है, तब तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन के भी टर्म में बता लेते हैं। ये देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सबस्टेंस में
ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, जैसे मान लो मेटल है, ये मैग्नीशियम है, तो ये बना लेगा MgO, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक दो और एग्जांपल दिखा दो, H2 + O2, बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकते हैं आप, इसको बैलेंस कर सकते हैं। CaO, अच्छा Ca + O2 यहाँ पे कर दीजिए, Ca + O2 तो पहले ही हो गया, Ca + O2 तो क्या आ जाएगा, Ca + O2, CaO, इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। ये पूरा आल टाइप हो गया ऑक्सीडेशन का, ठीक है। तो किसी भी सबस्टेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक। और रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन के टर्म में बताना है तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इसमें हम लोग कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी का रिवर्स करा दीजिए, क्या दिक्कत है, H2O बहुत अच्छा हीट कर दीजिए, H2 + O2 बैलेंस कर लेना इसको अपने से, ठीक है, यहाँ से। और ये फिर से आप ले लीजिए CaO, Ca + O2, तो इसको आप लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दिखा सकते हैं, बट आपको दिखाना सिर्फ किससे है, गेन या लॉस ऑक्सीजन, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन, sodium chloride is obtained, which type of salt is it when it is called rock salt, yes rock salt, how is rock salt formed। तो देखो वही हो गया, ये बच्चा जानता है HCl का रिएक्शन अगर हम लोग NaOH से करा देते हैं तो ये बनता है NaCl, और इसको हम लोग बोलते हैं रॉक साल्ट, रॉक साल्ट। किसी किसी किताब में KCl को रॉक साल्ट लिख देता है, बट आप लोग जब 12th में जाएंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि रॉक साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, रॉक साल्ट, ठीक है। विच टाइप ऑफ साल्ट, तो ये साल्ट कैसा है, ये बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो बनने वाला साल्ट है ये साल्ट आपका न्यूट्रल साल्ट है। कैसा साल्ट है ये, न्यूट्रल साल्ट, तो ये बता दिया आपने, ठीक है, सिंपल सा है। और बहुत हाई अमाउंट में इसको प्राप्त करना है NaCl, खाने वाला नमक, जिसको हम लोग टेबल साल्ट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट, तो खाने वाला नमक है। लार्ज अमाउंट में इसको हम लोग सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं रॉक साल्ट को, ठीक है, तो वहां से लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेम 4 केमिकल विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। देखते हैं नेम 4 केमिकल्स, आओ देखते हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन है, नेम 4 केमिकल विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट हो गया NaCl, इससे हम लोग बना लेते हैं NaOH, ठीक है, इससे बना लेते हैं हम लोग Na2CO3, इससे हम लोग बना लेते हैं NaHCO3, NaHCO3, इससे बना लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग डिस्प्लेस करेंगे, हीट करेंगे तो क्लोरीन बना सकते हैं, हो गया। नेम 4 केमिकल, केमिकल पूछा है बता दिया आपने, सिंपल सा है, घबराना कुछ नहीं है इसमें, एकदम ध्यान से जो पढ़ा होगा वो एकदम अच्छे से बता देगा। NaCl वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इससे आप बना सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, दोनों सॉल्वे प्रोसेस के नाम से जानते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। इसके आप सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं, ये भी सॉल्वे प्रोसेस है। इसको आप हीट कर देंगे तो क्लोरीन गैस निकल जाएगा, वैसे इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे तो क्लोरीन गैस निकल, 4 मटेरियल हो गए आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कार्बोनेट ऑफ मेटल X इज अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इज हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। हाइड्रोक्साइड, तो इसका हाइड्रोक्साइड तो व्हाइट वॉशिंग के लिए होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये X है आपका, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। इसका कार्बोनेट क्या होगा, कैल्शियम है, कैल्शियम का कार्बोनेट होता है CaCO3। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस कार्बोनेट इनटू ऑक्साइड, ठीक है,
कैल्सिनेशन करा दो, हीट कर देंगे खाली तो CaO प्लस CO2 हो गया कन्वर्जन। नेम द प्रोसेस, राइट इट्स इक्वेशन, इक्वेशन लिख दिया, प्रोसेस का नाम क्या है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में किसी भी हम लोग कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उसका ऑक्साइड और CO2 गैस निकल जाता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एक्वारेजिया, वाई गोल्ड प्लेटिनम सॉल्युबल इन इट। तो एक्वारेजिया क्या है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्वारेजिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वारेजिया, इसको हम लोग रॉयल वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर, रॉयल वाटर, ठीक है, रॉयल वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं रॉयल वाटर, दिस इज द रॉयल वाटर। फिर ये मिक्सचर होता है HCl और HNO3 का, 3:1 का रेशियो होता है। यहाँ पे HCl होता है 3 और नाइट्रिक एसिड होता है 1। तो कैसे याद करेंगे किसका 3 होता है किसका 1, तो देखो HNO3 में 3 लिखा है, जिसमें 3 लिखा है उसमें 3 नहीं लेना है, उसके अलावा ले लेना है। तो ये होता है 3 मोल्स, 3:1 रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3, ठीक। चलो अच्छा, ये करता क्या है, जैसे ये रिएक्शन होता है HCl और HNO3, तो इसमें होता क्या है, ये बना लेता है NOCl प्लस ये H2O निकलता है और प्लस यहां से नेसेंट क्लोराइड निकलता है। ये है बच्चों नेसेंट क्लोराइड, नेसेंट क्लोराइड। तो बच्चों ये जो नेसेंट क्लोराइड होता है, नेसेंट क्लोराइड, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है और उनका जो भी सरफेस होता है, गोल्ड का हो प्लेटिनम का हो, जो थोड़ा बहुत रस्ट लगा होता है तो उनसे रिएक्ट कर लेता है और उसको अच्छे से प्योरीफाई कर देगा, AuCl और Pt प्लस नेसेंट क्लोराइड, नेसेंट क्लोरीन है ये, PtCl2, 2B4B दोनों बना सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, इसको आप देख सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे 3:1 का लेंगे, बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, कार्बन कंपाउंड ए हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट इतना मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपको मैं एक बहुत अच्छा चीज बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक को ध्यान में रखना है, ट्रिक को ध्यान में रखना है। अपने जो सिलेबस है, अपने सिलेबस में क्लास 10th के, क्लास 10th में ऐसे क्लास 10th के सिलेबस में हमको पढ़ना है एक तो इथेनॉल के बारे में और एक पढ़ना है इथेनोइक एसिड के बारे में। एक इथेनॉल के बारे में पढ़ना है बच्चों और एक पढ़ना है इथेनोइक एसिड में। दोनों का फार्मूला लिख लीजिए। इसका फार्मूला आता है CH3CH2OH और इसका फार्मूला आता है CH3C डबल बॉन्ड OH। तो आप देखिए इसमें एक ऑक्सीजन है और इसमें 2 ऑक्सीजन है। कभी भी ऐसा कंपाउंड दे आपको क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में जिसमें ऐसे कंडेंस फार्मूला हो, अगर उसमें 2 ऑक्सीजन है तब तो वो एथेनोइक एसिड होगा। अगर एक ऑक्सीजन है तो एकदम आंख मूंद के आप कह देना है, एकदम आंख मूंद के इथेनॉल। क्या होगा ये, इथेनॉल, सिंपल सा। इसको कंडेंस करेंगे तो इसमें आएगा C2, 3 2 5 1 6 H6O। एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन होता तो मैं कह देता आपको इथेनोइक एसिड, आंख मूंद कर कह दीजिए इथेनोइक एसिड, बट ऐसा नहीं है, सिंपल सा है एकदम। बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छा। अपने सिलेबस में 2 ही हैं, एक इथेनॉल और एक इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन होगा तो इथेनॉल होगा, 2 ऑक्सीजन होगा इथेनोइक एसिड होगा। आइडेंटिफाई ए हो गया आपका। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं, इसको एकदम ओपन कर दीजिए ऐसे, सारे हाइड्रोजन को, सबको। ये हाइड्रोजन है CH3, ये ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको दूसरा ऐसे, अब ये रफ पे करना है। अब आपको करना क्या है, इनके बीच का बॉन्ड हटा देना है, बॉन्ड हटा देना है। मतलब आपको कुछ इस तरह से करना है, पहले ऐसे बनाना है, फिर आपको बॉन्ड हटा देना है, बॉन्ड ऐसे हटाना है,
बॉन्ड हटा देना है, मतलब आपको अपने से सोचना है इसको कहीं और ऐसे, पहले उसका स्ट्रक्चर बना देना है, फिर उसमें से बॉन्ड हटा दीजिए। फिर क्या करना है, वहाँ पे उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन दे दीजिए ऐसे इसमें। ये दो लोन पेयर होते हैं, एक इधर गया एक इधर गया, ठीक है। इसको कार्बन के अगल बगल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन के अगल बगल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे कर देंगे, सिंपल सा है एकदम, कुछ नहीं करना है, ऐसे कर देना है, हो गया। इसको आप ऐसे वो बॉक्स बना दीजिए, सिंपल सा बॉक्स बना दीजिए। पहले हाइड्रोजन का बना दीजिए इसके साथ, ठीक है। ऑक्सीजन का बना दीजिए ऐसे, यहाँ पे फिर इस ऑक्सीजन का इसके साथ बनाइए, यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन सभी में रहने हैं, हो गया। यहाँ से ये कार्बन 4 5 6 7 8, तो ये कार्बन ऐसे रहेगा ऐसे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन का ऐसे दे दीजिए, पहले एक क्लियर हो जाए। थोड़ा साफ साफ बनाएंगे, थोड़ा दूर दूर बनाएंगे, अच्छा लगेगा देखने में। ऐसे ऐसे बना दीजिए। इस कार्बन का बच गया, इस कार्बन के 4 हाइड्रोजन के हो गए, मतलब 3 हाइड्रोजन के 1 कार्बन का, हो गया 4। कोई छूट रहा होगा तो देख लेना अपना, ठीक है, हो गया। सिंपल सा है, मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बनाएंगे ताकि साफ सुथरा लगेगा आपको, और आपको नंबर मिल जाएगा अच्छा सा, ठीक। और आगे बोला है गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी 2 होमोलोगस ऑफ ए। तो करना क्या है, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए होमोलोगस के लिए, तो ये है CH3 CH2 OH, मतलब एक कम कर दीजिए CH2 CH3 OH कर दीजिए, एक बढ़ा दीजिए CH2, तो CH3 CH2 CH2 OH, हो गया होमोलोगस, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज कंबस्शन। कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है, गिव सम रिएक्शन टू शो दैट कार्बन इन ऑल इट्स फॉर्म द कंपाउंड अंडरगो कंबस्शन। तो सिंपल सा है, कंबस्शन के कितने सारे एग्जांपल आपके पास है। व्हाट इज कंबस्शन, कंबस्शन का मतलब किसी चीज को जलाना, मतलब यहाँ पे अपने को कार्बन को जलाना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जलाएंगे तो ये बनेगा CO2, सिंपल सा। और अगर इसके पास हाइड्रोजन भी है बच्चों, CH4 भी है, तो इनके साथ CO2 के साथ मतलब धुआं के साथ पानी भी निकलेगा, क्या निकलेगा, पानी आल्सो, ठीक है। टू शो दैट कार्बन इन ऑल इट्स फॉर्म एंड कंपाउंड अंडरगो कंबस्शन, मतलब देखो ये सिंपल सा कह रहा है कि सारे फॉर्म कार्बन के कंबस्शन में जाते हैं, एकदम सही बात है। अगर कभी भी आपको कार्बन का कंबस्शन कराना है, सिंपल सा, अगर आपको कार्बन का कंबस्शन कराना है तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो जनरली रहेगा, तो CO2 के साथ वाटर निकल, कुछ भी कितने भी एलिमेंट सब्सटेंस कंपाउंड हो आपके कार्बन के, मान लो इथेनॉल है, CH2 CH3 CH2 OH, इसको आपको जलाना है, कंबस्ट करना है। कंबस्शन जब भी होगा ऑक्सीजन होना चाहिए और हीट लिखा होना चाहिए, तो आपको कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है, सिर्फ CO2 और H2O बनाना है हमेशा हमेशा। तो ये इथेनॉल है, किसी भी चीज को आप जलाते हैं तो देखते हैं धुआं निकलता है और क्या निकलता है, पानी। इथेनॉल आ गया, मान लीजिए इथेनोइक एसिड ले लिए, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द इथेनोइक एसिड। किसी चीज को जलाओ, हीट करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, H2O। बैलेंस नहीं किए हैं, बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है, काफी अच्छे से पढ़ना है, फिर इसको आपको उत्तर देना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, इतना इतना इतना, ध्यान से देख लेना। आपको गिव वन एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल, चाहे तो ये दे दो चाहे तो नया दे दो। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, CaO प्लस CO2, नया हो गया, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन बहुत टाइप के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और क्या होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, 3 टाइप के होते हैं।
आपको बोला है गिव वन एग्जाम्पल दे दिया आपने। या NO2 निकलेगा, ठीक है, एन कोफिशिएंट नंबर बताना है, NO2 निकलेगा, ठीक। NO2 यहाँ पे लिख देना है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 2Pb NO3 होल ट्वाइस, ये डिकम्पोज हो रहा है 2PbO प्लस N, यहाँ पे NO2 रख दो प्लस O2 रख दो, बैलेंस कर दीजिए इसको। 2 लेड है, 2 लेड बराबर है 2 3 जा 6, 6, तो 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हो गया, 2 2 4 2 6 सॉरी 6 हो गया। और NO2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे कर दीजिए 2 2 2 4 2 6, ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। 2 3 जा 6 12, 6 6 दूनी 12, 12 2 दूनी 4 4 2 6 6, अब यहाँ पे क्या करें 6, तभी हो जाएगा 12, सिंपल सा है। हर एक एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए। 2 लेड है, ठीक है, 2 लेड है, इधर से देख लेते हैं, 2 लेड है, 2 लेड है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन देखते हैं, 2 दूनी 4, अच्छा सॉरी यहाँ पे 4 करना होगा आपको, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, इसको हमने ध्यान नहीं दिया। 2 नाइट्रोजन यहाँ 2, ये पूरे मल्टीप्लाई, मतलब एक नाइट्रेट में 2 नाइट्रोजन है, तो 2 में क्या 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो जाएगा, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन गिन लीजिए, 2 3 जा 6 6 2 जा 12, मतलब 2 3 6 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा। आपके पास अभी है कितने 2, 4 दूनी 8 2 10, मतलब यहाँ पे हो गया 12, सिंपल सा है, 4 दूनी 8 8 2 10 10 2 12, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एज्यूमिंग n एज कोफिशिएंट, तो बता दिए कोफिशिएंट n का वैल्यू कितना हो गया 4, n हो गया। अमीनो एसिड फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग हीट देना होता है, तो बच्चों ये होता है एंडोथर्मिक, ठीक है। और नीचे भी लिखा है व्हाट हैपन व्हेन AgCl एक्सपोज टू सनलाइट, तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जितने भी सिल्वर के साल्ट हैं उसको आप सनलाइट ऐसे लिखा होगा सनलाइट, तो ये टूट जाएगा आपस में, Cl2 गैस और ये Ag सॉलिड, बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के वजह से भी यहाँ पे वाटर, आप जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, यहाँ पे लिखा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के वजह से कोई चीज टूटता है तो H2 और O2, मतलब जो कंपोनेंट होगा उसमें टूट जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है इसे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही है, पढ़ना है। ए कंपाउंड एक्स सोडियम फॉर्म्स व्हाइट पाउडर, इट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर मतलब सिंपल फॉर्मूला आ गया NaHCO3 यूज इन सम एंटासिड, तो ये एंटासिड में यूज होता है, बेसिक है। व्हेन हीटेड इट गिव ए कंपाउंड Y, तो देखो इसको जब आप लोग हीट करते हैं तो ये बनता है Na2CO3, 2 मोल इसका ले लेते हैं, विच इज एनहाइड्रस एंड एब्जॉर्ब वाटर टू बिकम हाइड्रेटेड साल्ट, तो इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो हाइड्रेटेड साल्ट बन जाता है Na2CO3.10H2O। आगे भी लिखा है हाइड्रेटेड साल्ट, व्हेन दिस साल्ट इज केप्ट open air it loses water molecule in a process called efflorescence, efflorescence when dissolved in water to form strong base and a weak acid। तो देखो Na जिसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये फिर से इसमें एक्सपोज एयर में हो जाएगा Na2CO3, फिर इसको क्या करते हैं, इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। जब आप इसको पानी में डालते हैं, पानी में डालेंगे H2O में, तो ये क्या बन जाएगा NaOH और प्लस H2CO3, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और कार्बोनिक एसिड क्या है, ये कार्बोनिक एसिड, ये एक वीक एसिड है, क्या है ये वीक एसिड है, ठीक है। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सारा आपका क्वेश्चन ऐसा ही क्लियर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कंपोनेंट X क्या है, ठीक है, हो गया X। कंपोनेंट Z, Z बता दीजिए इसमें से कौन सा है Z,
ध्यान से देखिए, कंपोनेंट एक्स सोडियम फॉर्म्स व्हाइट पाउडर, ये हो गया एक्स, दिस इज द एक्स constituent baking powder used in some antacid when heated to give a component y. Y is anhydrous, absorb water, this is the z. हो गया. Name the compound y. What is the nature of the solution formed by the dissolving y in water? ठीक है, तो y को पानी में डालते हैं तो ये बना लेता है, this is the washing soda, this is the washing powder, वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा. ठीक है, नेचर क्या है, क्लींजिंग एक्शन, आप सोप कर दीजिए, एक कपड़े को साफ करने में आता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, सिंपल सा है. प्रेडिक्ट, अच्छा और भी करके दिया है आपको, ये नहीं आ रहा है तो ये वाला कर सकते हैं. प्रेडिक्ट सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक एसिडिक नेचर, कैसा था तो बता दिए हैं, सोडियम कार्बोनेट यही है, तो ये नेचर में कैसा होगा, ये आपका एक बेसिक साल्ट है. सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा साल्ट है, बेसिक साल्ट. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट भी ऐसे है, आपको पढ़ना है केस बेस. द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर मोस्टली लिंक्ड विद द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एकदम ध्यान से पढ़ना, लूज इलेक्ट्रॉन. तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, आपको बताना है. जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हाईली रिएक्टिव मेटल हो गया. मेटल मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और तो ये भी मेटल, अभी तो ये भी सोडियम के साथ देखा था सबसे पहला रिएक्शन, लेकिन इसमें और भी आते हैं, जैसे कैल्शियम भी आता है, मैग्नीशियम भी आता है, ये सब भी दे सकते हैं आप. मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो ये मैग्नीशियम दे सकते हैं, ये वाला मेटल. मेटल एक्स प्लस साल्ट सोल्यूशन वाई, साल्ट सोल्यूशन एक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये बना सकते हैं. मेटल एक्स कोई भी जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मान लो कि हमने ले लिया कैल्शियम, जिंक सल्फेट ले लो, तो ये बना लेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस Zn, हो गया. एक्स वाई बता देना है इसमें. नेम टू मेटल दैट रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैचेस फायर केप्ट इन ओपन, तो ये सोडियम पोटेशियम के अलावा क्या हो सकता है, सोडियम पोटेशियम. नेम ए मेटल दैट डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, तो लो रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल में आपके आते हैं, जैसे ऐसे कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो रिएक्ट कर लेगा. डाइल्यूट HCl से, इसमें तब कॉपर नहीं देंगे, वो तो H2SO4 से रिएक्ट करेगा. दूसरा दे दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास हो गया Hg हो गया, ठीक है, ये भी नहीं करेगा, ये दे सकते हैं. नेम मेटल. What will happen when silver and zinc are added to two separate test tube, each containing ferrous sulfate? तो अभी ये देखें कि जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है और सिल्वर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है, तो ये तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, जिंक डिस्प्लेस कर देगा, जिंक बना लेगा जिंक सल्फेट. जब इसका रिएक्शन होगा जिंक प्लस FeSO4, बट यहाँ पे सिल्वर का नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इससे कम है. ठीक है, आगे भी लिखा है, अब इसको दे सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ए हाइड्रोकार्बन हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H22. ठीक है, ए हाइड्रोकार्बन Q हैज 2 कार्बन एटम लेस देन P, तो 2 कार्बन को लेस कर दो, तो चलो ये मेरे पास है P है C10H22. ठीक, अच्छा, इसमें से 2 कार्बन घटाना, मतलब 2 कार्बन घटाने का मतलब 4 हाइड्रोजन घटाना होगा, तो यहां से C2H4 निकालना होगा आपको, तो ये हो जाएगा C10 और H18 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका, दिस इज द एल्काइन, ये आपका एल्काइन है, क्योंकि 12 दूना 24, उससे 2 कम है तो एल्काइन है, और ये 10 दूना 20,
से 2 कम है तो ठीक है। ये हो गया आपका Q हैज द 2 कार्बन। अच्छा फिर आगे दिया है बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, सही है कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोकार्बन R हैज 2 कार्बन एटम मोर देन P, तो P है C10H22, इससे 2 कार्बन ज्यादा है, सॉरी ये तो 12 है ना, C12H22 2 कार्बन ज्यादा है, तो जो अपने माइनस किया था उसको प्लस कर दीजिए C2H4, तो हो जाएगा C14 और H26, वी भी एल्काइन है, सही है। 14 दूना 28, 28 में से 2 गया 26, तो ये भी एक एल्काइन है। ये आपका हो गया R, तो हो गया PQR। आगे लिखा है 2 कार्बन। अच्छा फिर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला R, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला R बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ एल्केन एल्कीन एल्काइन विच होमोलोगस सीरीज डू द कंपाउंड PQR, तो ठीक है ये सिंपल सा एल्काइन, सभी क्या है एल्काइन है। IUPAC नेम ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस P, तो थर्ड 3 कार्बन का क्या होगा, 3 कार्बन बना दो, और ये C3 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4, तो बना दो प्रोपाइन। ठीक, चलो ये वाला भी कर सकते हैं क्योंकि इतना जब बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अनसैचुरेटेड होंगे, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, एल्काइन है तो अनसैचुरेटेड होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, एक्सप्लेन डिटेल गिविंग एग्जांपल कोरोजन रेंसिडिटी, चाहे वो करो चाहे ये करो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कर सकते हैं। कोरोजन क्या होता है, स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ, कैसे, इन प्रेजेंस ऑफ एयर मॉइस्चर या कोई केमिकल स्पीसीज, कोई केमिकल स्पीसीज ले लेते हैं उससे हो जाता है। तो आप इसमें दिखा सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन दिखा सकते हैं इसका एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ कॉपर, रस्टिंग ऑफ सिल्वर, सब दिखा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। रेंसिडिटी क्या होता है, अच्छा ये दोनों एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, फर्स्ट चैप्टर से है। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी में जैसे एक फूड मटेरियल्स होते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी रात का भोजन है वो सुबह तक बैड स्मेल प्रोड्यूस करने लगता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिज वगैरह में रखते हैं, या फिर ऐसे जैसे लार्ज लंबे समय तक चलना है, लॉन्ग टाइम तक चलना है, तो जो चिप्स वगैरह का पैकेट आता है कुरकुरे का, उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन होने से बचा सके। तो रेंसिडिटी का सिंपल सा हिंदी मीनिंग होता है दुर्गंधता, इसका मतलब होता है बैड स्मेल फ्रॉम फूडी मटेरियल, बैड स्मेल फ्रॉम फूड मटेरियल, फूड मटेरियल। तो जो भी फूड मटेरियल उसमें से बैड स्मेल आता है उसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, तो इसको हम लोग प्रिवेंशन करते हैं ना, ठंडी जगह पे रख के, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट से हटा के, फ्रीज का यूज करके, या फिर BHA BST का यूज करके। BHA ये क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल है, दीज आर द एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल, ये एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल है BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, दिस इज द ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कहता है कि डिफाइन वाटर क्रिस्टलाइजेशन, गिव द फार्मूला टू कंपाउंड एज एग्जांपल। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे ये CuSO4 है .5H2O है, इससे जुड़ा है तो इसका कलर है ब्लू, और जैसे जिंक सल्फेट है .7H2O है, इससे ये जो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं, दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसी भी साल्ट से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड हो जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें हमेशा 5 ही मिलेगा, इसमें हमेशा 7 ही मिलेगा, तो किसी जो साल्ट होता है, जो भी साल्ट है उसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर व्हाइट होता है, दैट इज कलरलेस। ठीक है,
तो यहाँ पे कह सकते हैं, और ये इसका जो कलर होता है ये वाटर की वजह से है। जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देंगे तो ये CuSO4 और वाटर अलग हो जाएगा, तभी ये जो ब्लू कलर का था, ब्लू कलर का, और ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, मतलब कलरलेस हो गया। इसका मतलब है कि ये जो इसका कलर है वो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से है। ठीक है, सिंपल सा आंसर आप लोग दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट टाइप आता है, देखो बहुत अच्छा, इसको कितनी बार बता चुके हैं। NaHCO3 को हीट करेंगे Na2CO3, ध्यान से एकदम बुक में देख लेना, ये आपका ये भी सॉल्वे प्रोसेस के अंतर्गत आता है। 2 मोल लेंगे Na2CO3 बनेगा, CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, इसको आप बैलेंस कर लेना ये। ठीक है, अभी इसको बताए हैं जस्ट कैल्शियम अच्छा सॉरी, ये तो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये क्या है, दिस इज द जिप्सम। क्या है ये, जिप्सम। तो इसको जब आप हीट करते हैं तो ये बन जाता है CaSO4.12H2O POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ज्यादा हीट कर देंगे तो और ज्यादा रिलीज हो जाएगा, वो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई कैल्शियम सल्फेट। एयर में ये Na2CO3 ऐसे .H2O मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, इसको जब आप हीट करते हैं, अभी ये इसको बताएं CuSO4 प्लस H2O अलग हो गया। ठीक, तो ये जितने भी रिएक्शन एकदम ध्यान से आप इसको किताब में एक बार देखेंगे, एनसीईआरटी में सब कुछ ये मेंशन है। नेक्स्ट क्या कहता है, गैल्वेनाइजेशन कंसिडर्ड बेटर देन टिनिंग। अब ये गैल्वेनाइजेशन टिनिंग क्या होता है, जैसे ये आयरन है, इसको हमको रस्टिंग से बचाना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिंक का अगर लेप कर दें इस पे, मान लो कि ये जिंक है, ये जिंक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी इस पे, यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये जिंक का लेप किए हैं, इस पे जिंक का लेप किए हैं, जिंक का, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ध्यान से देख लीजिए, अगर आयरन पे हम लोग जिंक मेटल का कोटिंग किए हैं तो इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। बट इसी आयरन पे अगर हम टिन का कोटिंग करते हैं, किसका, टिन, दैट इज SN, तो इसको हम लोग बोलते हैं टिनिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिनिंग। एकदम अच्छे से देख लेना, टिन। अब आप जानते हैं कि आयरन और जिंक में जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा होता है, बट यहां पे क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है SN से, तो कहीं ना कहीं इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा होती है, फिर ये रिएक्ट करते 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 खुद को ये करोड करे, तो इतना इफेक्टिव नहीं होता है ये इसका लेयर हट जाता है, उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि वाई गैल्वेनाइजेशन ज्यादा एक बेटर प्रोसेस होता है आयरन को रस्ट से बचाने के लिए, किससे, टिनिंग। ठीक है, नेम टू अदर मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंशन रस्टिंग, तो बहुत मेथड है। डायरेक्ट कांटेक्ट सनलाइट हटा दीजिए, एयर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, और दूसरा बाय पेंटिंग कर दीजिए, वार्निश कर दीजिए, ग्रीज या ऑयल लगा दीजिए, बहुत सारे मेथड है इसको रस्ट से बचाने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या काम करता है, जैसे जो भी डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिखा होगा H2Ni, तो सिंपल सा ये क्या करता है, जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, उसको ये कन्वर्ट कर देता है सिंगल बॉन्ड में, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, चाहे वो डबल बॉन्ड रहे चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड रहे, बस आपको ये ध्यान देना है कि जितने कार्बन रहेंगे उतने कार्बन का एल्केन बना देना है, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, जितने कार्बन का रहेगा उतने ही कार्बन का बन जाएगा आपका एल्केन। ठीक है, एनीवन चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या होता है आपका वेजिटेबल ऑयल होता है ये, और ये हो जाता है घी, मतलब ये आपका लिक्विड है,
और ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। इसका मतलब हो गया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिया आपने। नेक्स्ट, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट। तो अभी हमने देखा है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, Na2CO3, इथेनोइक एसिड COH, आपको इसके साथ केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो ये क्या बनेगा, साल्ट और प्लस ये फिक्स है H2O प्लस CO2। फिर आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, इतना तो जरूर आना चाहिए। पोटेशियम, सिंपली पोटेशियम मेटल होता है, तो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये और प्लस H2 गैस, इसको भी आप बैलेंस कर लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम NaOHCaO, तो NaOH, अच्छा देखो ये काफी अच्छा रिएक्शन है, ध्यान से देखो, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम, ध्यान से देखिए, जैसे मेरे पास है CH3COOH, तो सोडा लाइम बोलते हैं NaOH एंड CaO का मिक्सचर होता है। जब यहाँ पे हीट करते हैं तो ये CO2 बाहर निकल जाता है और ये CH4 बन जाएगा। वो जो CO2 निकलता है इस CaO के साथ रिएक्ट कर लेता है तो बना लेता है CaCO3। काफी अच्छा रिएक्शन है, एकदम ध्यान से देख लेना इसको। सोडा लाइम इसका ही नाम है, NaOH और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडा लाइम CaO। तो इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड का CO2 बाहर निकल जाता है, CH3 से ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है ऐसे, तो ये CH4 बन जाएगा। ये जो CO2 है CaO से रिएक्ट करके CaCO3 बना लेता है, ठीक। इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ठीक है, इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, इथेनॉल और एसिड का रिएक्शन कराते हैं, जैसे ये है मेरे पास फोर्थ रिएक्शन COH, इथेनॉल को उल्टा करके लिखिए OH और इसको लिख दीजिए CH2C2H5 इथेनॉल, इसको हमने उल्टा करके लिख दिया। और एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से वाटर का लॉस हो जाता है, ये वाटर निकल जाएगा और प्लस बन जाएगा ईस्टर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों ईस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आपके पास है, इतना पढ़ के जाएंगे और जितना भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करिए कि पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, आपका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।